यज़दान की अचानक आधी रात को आंख खुली तो इसे अपने बेड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यज़दान को हैरत हुई थी कि इतनी रात को इसके कमरे में कौन आ गया है, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ा के छुआ तो वो कोई वजूद था। वो आहिस्तगी के साथ इसके पास आया और इसके चेहरे को देखने लगा था। हल्की हल्की खिड़की से आती हुई रोशनी में इसका चेहरा वाज़े नजर आ रहा था। इसके चेहरे पे छाई हुई मासूमियत। वो उठा, इसने खिड़की के आगे पर्दे कर दिए। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। वो चलता हुआ इसके पास आया, आहिस्तगी से इसके गाल पे हाथ फेरा तो वो हड़बड़ा के उठ गई। लाला, आप जाग रहे हैं? आप तो घर पे नहीं थे। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई थी, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसको महसूस कर रहा था। लाला, इसने साइड लैंप ऑन कर दिया और इसके चेहरे को देखने लगा था। पहले जब भी मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता था, तुम्हारे पास आने की कोशिश करता था, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग जाती थी? पता है तुम्हारी गुर्बत को मैं कितना तड़पा हूँ? इसने आंखों में देखते हुए बोला। लाला, आप ये क्या कह रहे हैं? वो डरते हुए गोया हुई थी। लाला नहीं, दोबारा मुझे लाला नहीं कहना। ये कहते हुए इसकी थोड़ी से पकड़ के इसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए थे। वो जी जान से कपकपाई कि अगर आज रोई, आज तुम्हारी आंख में एक भी आंसू निकला तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। लाला प्लीज, वो बमुश्किल ये अल्फाज अदा कर पाई थी, मगर इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए इसके ऊपर झुका था। वो इसके सीने पे हाथ रखती हुई इसे खुद से दूर करने लगी। देखो, तुमने पहले इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे खुद से दूर कर दिया था। अगर तुमने आज ऐसा किया तो एक बात याद रखना कि मैं कभी दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो, या हमेशा मेरी बीवी बन के रहना चाहती हो? तुम्हें आज मुझे रोकना नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो इसके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेकर खड़ा हुआ था और इसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। इसे इतनी रात को इसके कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। क्यों इसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी? लाला प्लीज मुझे जाने देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लाला प्लीज। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ठीक है, अगर तुम इस कमरे से बाहर जाओगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो इसके सामने सख्त लहजे में गोया हुआ था। वो जानता था कि वो किस कदर हसास है। आज से पहले कभी इसने इसके सामने ऐसी कोई फरमाइश नहीं रखी थी। लाला प्लीज, यज़दान बोलो, यज़दान। जब तुम मेरा नाम पुकारती हो ना, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। वो आहिस्तगी से इसके चेहरे पे उंगली फेरने लगा था। इसके हाथों को अपनी उंगलियों में बेबस कर दिया था। इसके हाथ की पुष्ट पे अपने लब रख दिए और इसके चेहरे के एक एक नक्श को देखने लगा था। बताओ मुझे, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बताओ, वरना अभी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ये लम्हा था, राइमा को लगा जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद से जान निकाल ली हो। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वो कभी भी इस शख्स को खोना नहीं चाहती थी। यज़दान। लाला, लाला नहीं बोलो। वो एक दफा फिर से सरगोशियाना अंदाज में बोला तो यज़दान की सांसों की तपिश इसने अपने चेहरे पे महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया। अगले ही लम्हे वो समझ चुका था कि वो अब किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं करेगी, क्योंकि वो यज़दान को खोना नहीं चाहती थी। ये सोचते हुए यज़दान ने झुकते ही, आप क्या कर रही हो? कब से मैं वेट कर रहा हूँ, नाश्ता बना के खड़ा हूँ। जल्दी से आ जाओ, अभी तक आपके बाल नहीं बने। सिकंदर कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को बना रही थी। लो मेरी जान, मैं आपके बना देता हूँ बाल। ये कहते हुए सिकंदर ने इसके बालों में कंघी करना शुरू की तो इसके बालों को पोनी में जकड़ दिया। बहुत शुक्रिया लाला। आपको पता है, आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो आपको यज़दान लाला कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। लाला, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका कॉलेज में पहला साल था। कोई इसकी दोस्त थी नहीं, तो वो ज़्यादातर सिकंदर के साथ ही जाती थी। दुनिया में कोई सबसे अच्छा दोस्त था तो वो इसका भाई था। इसके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सब कुछ इसके लिए सिकंदर था। और इससे बढ़ के अगर सिकंदर के अलावा इस दुनिया में वो किसी को अपना समझती थी तो वो यज़दान था, जो सिकंदर का बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा इसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझता था। यज़दान, लाला वो वापस आ गए हैं। इसकी आंखों में एक चमक आई थी। इसने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, कल रात को आया था। तो फिर आप इन्हें आराम भी नहीं करने दिया। आपने इनको मेरी ड्यूटी दे दी। आखिर दोस्त है, दोस्त ही तो दोस्त के काम आएगा। वैसे भी वो तुमसे मिलना चाहता था। कह रहा था अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ,
आपको पता है, मैंने भी यज़दान लाला को बहुत ज़्यादा मिस किया था। अच्छा ठीक है, बस मैं जा रहा हूँ। यज़दान तुम्हें पिक कर लेगा। लाला, ऐसे आप मुझे अकेला छोड़ के ना जाएं। बस वो पहुँचने वाले हैं ना। प्लीज़ मेरा बच्चा, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बाहर की तरफ चला गया था। इसने तमाम तर दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर दिए। वो बाहर आई तो गार्ड बैठा हुआ था। इसने गार्ड को देखा और वेट करने लगी थी। गार्ड अंकल, आप मुझे बता दीजिएगा जैसे यज़दान लाला आए। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूंगा। वो आगे लॉन में चूल्हे पे बैठ गई, बार बार टाइम देख रही थी। उफ अल्लाह, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक लाला आए ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो अपने कंधे पे बैग डालते हुए बाहर की तरफ आई। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सामने ही यज़दान था। यज़दान लाला, आपको पता है मैंने आपको इतना ज़्यादा मिस किया। वो इसे देखते ही मुस्कुराते हुए गोया हुई थी। यज़दान ने अपनी ग्लासेस उतारते हुए इसके चेहरे पे छाई हुई मासूमियत को देखा। एक लम्हे के लिए वो इसके चेहरे से निगाहें हटाना भूल गया था। वो जो 5 साल की बच्ची को छोड़ के गया था, वो कहीं से भी छोटी सी 5 साल की बच्ची नहीं लग रही थी। इसकी आंखों की चमक, इसके चेहरे पे छाई हुई मुस्कुराहट, यज़दान न जाने कितनी देर तक बिना पलके झपके इसे देखता रहा था। लाला, किधर गुम हो गए हैं? वो हंसते हुए गोया हुई। हाँ हाँ, और बताएं आपका कैसा टाइम गुजरा? बस स्टडी स्टडी स्टडी, पता नहीं क्या मुसीबत है। आपको पता है, भैया को अभी भी यही, लाला को यही टेंशन है, मुझे डॉक्टर बनाई। आपको पता है, मुझे डॉक्टर बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो मुंह बनाते हुए इसे देखते हुए बोली। क्यों भाई? मेरा भी ख्वाब था कि आप डॉक्टर बनो, और आपको डॉक्टर बनना है। हाँ, अब आप दोनों का ख्वाब तो मुझे बनना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए इससे बातें करते हुए आई थी। जैसे ही गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी तो वो बाहर निकली थी। अब मुझे अंदर तक भी छोड़ दें, मैं अपनी दोस्तों को दिखाऊंगी मेरे लाला वापस आ गए। वो हंसते हुए गोया हुई थी। अच्छा, मतलब मुझे साथ लेके जाके आपने शोखियां मारनी है? इसने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ चलती हुई कॉलेज में दाखिल हुई। जैसे ही इसकी दोस्तों ने इसे देखा तो इसे छेड़ने लगी थी। ये देखो, ये मेरे लाला हैं। वो अपनी दोस्तों से मिलवाने लगी। लाला हैं या कुछ और? एक दोस्त ने छेड़ते हुए कहा था, और यजदान ने इस लड़की को घूर के देखा। चलो ठीक है मेरा बच्चा, मैं जाता हूँ। ये कहते हुए यजदान चला गया था। क्या भाई, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, और इसे तुमने लाला कह दिया? भाई, इतना हैंडसम था। इसकी दोस्तें इसे छेड़ते हुए बोली। तुम लोगों को पता है, इतने वो मुझसे बड़े हैं, तुम लोग उल्टी सीधी बातें कर रही थी। सिकंदर लाला के दोस्त हैं वो, और बचपन से हमारे घर आते जाते हैं। मतलब बचपन से दोस्त हैं? अच्छा अच्छा, तुम्हारे भी दोस्त हैं? एक ने आंख का कोना दबाते हुए कहा। नहीं, मेरे बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं। इनके साथ बातें लगी हुई थी। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुद नहीं जानती थी कि आज वो इतना ज़्यादा खुश क्यों है। छुट्टी टाइम जब वो बाहर आई तो सामने से कोई लेने ही नहीं आया हुआ था। ये लाला मुझे लेने क्यों नहीं आए? अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? वो परेशानी के आलम में देख रही थी। फिर वो गार्ड के पास आ गई। अंकल, मुझे लाला को कॉल करनी है, प्लीज़ मुझे कॉल करवा दें। ठीक है बेटा। इसने कॉल की, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये पता नहीं लाला कहाँ चले गए हैं। क्या हुआ है, तुम अभी तक यहाँ पे हो? वापस नहीं जाना क्या? इसकी दोस्त ने नरमी से पूछा। यार, मुझे लाला लेने ही नहीं आए, देखो आधा घंटा ऊपर हो गया। वो तो कभी भी देर नहीं करते थे। शायद इन्हें कोई ज़रूरी काम होगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे लाला मुझे डांटेंगे। मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती। ओहो यार, कुछ भी नहीं होता, ये कहते हुए वो इसे गाड़ी में ले गई। थोड़ी सी देर बाद इसे इसके घर के सामने ड्रॉप कर दिया था। वो घर दाखिल हुई तो सामने लोगों का रश था। वो हैरत से देखने लगी कि क्या हुआ है। वो इर्द गिर्द देख ही रही थी। इसी लम्हे से यजदान नजर आया था। यजदान को देखते ही जल्दी से इसके पास आई। यजदान लाला, क्या हुआ है? ये इतने लोग क्यों हैं यहाँ पे? वो घबराते हुए बोली थी। अगले ही लम्हे जैसे ही वो अंदर लाउंज में दाखिल हुई, इसने अपने कुछ रिश्तेदार देखे थे, जो नाम के रिश्तेदार थे, लेकिन वो आए हुए थे। सामने पड़ी हुई चारपाई पे पड़ी हुई लाश को देख के इसके हाथ से बैग गिर चुका था। इसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे। लाला, क्या हुआ है? लाला, वो चिल्लाते हुए इसके पास आई थी। लाला, आपको क्या हुआ है? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए दीवानों की तरह इसे उठाने लगी। लाला, आपको क्या हुआ है? इसने मुड़ के यजदान को देखा। यजदान, लाला, सिकंदर लाला को क्या हुआ है? इनको बोले ना, उठे। लाला, ये सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे ना। लाला, इन्हें क्या हुआ है? वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में से बह रहे थे। इतने में मुईस साहब भी आ गए थे, यजदान के बाबा जान। उन्होंने इसे यूं रोते हुए देखा। वो मुईस साहब के पास आई। अंकल, बोले ना लाला को क्या हुआ है, प्लीज इनको बोले ये उठे ना, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। सिसकियां भरते हुए वो उसके सीने पे सर रख के रो रही थी।
लाला प्लीज, आपकी गुड्डू मर जाएगी। आपको पता है, आपकी गुड्डू को आपके बगैर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्लीज उठे ना, प्लीज। दो तीन औरतें इसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थीं। वो गुस्सा हो गई। छोड़ो मुझे, क्या मसला है तुम लोग हो कौन? चली जाओ यहाँ से। मेरे लिए मेरे लाला ही काफी हैं। वो इसके हाथ को पकड़ के अपने गिर्द लपेटते हुए इसके सीने से चिपकी हुई थी। यजदान इसे दूर करने की कोशिश करने लगा। गुड्डू, इसने नरमी से इसे दूर करना चाहा। चले जाएं मेरे लाला से, आप लोग मुझसे दूर रहें। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करें। रो रो के इसकी आंखें सूज चुकी थीं। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा था जैसे इस बड़ी सी हवेली में, इस बड़े से घर में बिल्कुल खामोशी छा गई हो। वो जो नाम के रिश्तेदार थे वो सब चले गए थे। यजदान की मम्मा आई हुई थी, इसके घर वाले आए हुए थे, इसकी कजनें थीं, वो सब इसके पास बैठी हुई थीं। आलिया बेगम ने आहिस्तगी से इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, रोना बंद करो। बस अल्लाह को यही मंजूर था। मगर वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रही थी। बेजान मुजस्मे की तरह जो इसे सीने से लगाता इसके सीने से लग जाती। रो भी नहीं रही थी। इसके तो आंसू ही गोया खुश्क हो गए थे। बिल्कुल खामोशी से आलिया बेगम के सीने पे सर रखे वो बेहोश हो गई थी। बेटा, बेटा क्या हुआ है? आपको आंखें खोलो। राइमा, राइमा बच्चे आंखें खोलो। वो बार बार राइमा को गाल से थपथपाते हुए उठा रही थी। यजदान बेटा देखो, राइमा को क्या हुआ है? यजदान राइमा के पास आया, इसके गाल को थपथपाया। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी और इसे यहाँ पे और ज़्यादा टेंशन बनी रहेगी। हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जी मम्मा, शायद आप ठीक कह रही हैं। वो इसे लेके घर आ गए। डॉक्टर ने इसे ड्रिप वगैरह लगा दी थी। आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बीपी लो हो चुका है इनका। डॉक्टर की बात सुन के उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। रात के 3 बज गए थे, लेकिन यजदान अभी तक सोफे पे बैठा हुआ था। इसके सर में अब बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। बार बार सिकंदर का चेहरा इसकी आंखों के सामने आ रहा था। सोफे के साथ टेक लगाई हुई थी तो न जाने कितने आंसू इसकी आंखों से निकल के इसके शेव में जज्ब होने लगे। सिकंदर, जो इसे भाइयों से बढ़ के था, वो बचपन से इसके साथ था। जिस दोस्त को इसने हमेशा के लिए खो दिया था, इसके दिल को कुछ होने लगा था। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। इसे बस आखिरी सिकंदर के अल्फाज याद थे, मेरी बहन तुम्हारे हवाले। और इसके पास आया, आहिस्तगी से इसे हाथ लगाया। वो बुखार में तप रही थी। वो इसे देखने लगा, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। तुम्हें पता है, मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू सीधा मेरे दिल पर गिर रहे हैं। तुम्हें पता है, वहाँ पे हर लम्हा मैंने तुम्हें याद किया। 12 साल मुसलसल में मैं यही सोचता रहा, मैं कब वापस जाऊंगा, कब मैं अपनी गुड्डों को देखूंगा, कब मैं तुम्हें छूऊंगा, कब मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा। वो बचपन में जब तुम आके मेरी गोद में बैठ जाती थी, जब तुम मेरे गले में बाहें डाल के घंटों घंटों मेरे पास बैठी रहती थी, मुझे तब से तुमसे मोहब्बत हुई थी। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रहा। तुम्हारा भाई तुम्हें मेरे हवाले करके गया है और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू आने दूं। वो बुखार में बहुत ज़्यादा तप रही थी। इसे आहिस्तगी से उठाने लगा ताकि इसे कुछ खिला पिला सके, मगर वो ना उठी तो उसके लिए बाहर से खाना लेके आया। किचन से खाना लाने के बाद वो वापस इसे उठाने लगा। उठ जाए राइमा, राइमा बच्चे, उठ जाए। वो नरमी से इसकी गाल को थपथपाने लगा। राइमा ने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा। सिकंदर लाला, सिकंदर लाला। वो कमरे को चारों तरफ देखती इसे पुकारने लगी थी। मैं आपके पास हूँ। वो नरमी से गोया हुआ तो वो उठ के बैठ गई थी। इसके पीछे वो तकिए दुरुस्त करते हुए इसे बिठाया। सिकंदर लाला किधर है यजदान लाला? मुझे सिकंदर लाला के पास जाना है। वो नकाहत भरी आवाज में बोली थी। आप ही खाना खा लो ना, आपकी तबीयत नहीं ठीक। वो निवाला इसके मुंह तक लेके गया था। मुझे लाला के पास जाना है। वो फिर से रोते हुए बोली थी। लाला की जान, आप ये खाना तो खा लो। एक दफ़ा वो इसे खाना खिलाना चाहता था, मगर वो बार बार सिकंदर का ही नाम ले रही थी। ये देखकर इसके दिल को भी कुछ होने लगा था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी आपने रोना नहीं है। ओके। वो नरमी से गोया हुआ तो वो अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अब चलें, शाबाश, खाना खा लें। इसे अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद इसने मेडिसिन दी। वो घंटा इसके सर पे रखे हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। थोड़ी ही देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई। अब इसकी तबीयत भी काफ़ी हद तक बेहतर थी। इसके ऊपर कंबल ठीक करते हुए वो बाहर की तरफ आ गया। लॉन्च में बैठा हुआ था। इतने में मुई साहब आ गए और अपने बेटे को देखने लगे। बेटा क्या हुआ है? पापा, वो इसके बारे में सोच रहा था कि तुम इसकी वजह से परेशान हो। हाँ बाबा, बहुत ज़्यादा। तुम इससे मोहब्बत करते हो ना? मुई साहब ने नरमी से इससे पूछा तो इसके कंधे पे हाथ रखा।
बाबा जान वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे कोई अहम था तो वो सिकंदर था। सिकंदर भाइयों से भी बढ़ के था मुझे। वो खूनी फरिश्तों से भी ज़्यादा बढ़ के था। बाबा, आप सोच भी नहीं सकते कि सिकंदर को खो के मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। फिर इस मासूम की हालत, वो अपने बाबा के कंधे पे सर रखते हुए आंखें बंद कर गया था। न जाने कितने आंसू उसकी आंखों से निकल के उसकी शेव में जज्ब हो गए थे। इसके बाबा इसे हौसला देने लगे, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह को यही मंजूर था। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ निकाह कर लो। इसने हैरत से अपने बाबा जान की तरफ देखा। बाबा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इसके साथ निकाह कर सकता हूँ? बेटा देखो, सिकंदर इसे तुम्हारे हवाले करके गया है और तुम्हारा काम है इससे निकाह कर लो, सिर्फ निकाह कर लो, रुखसती हम बाद में कर लेंगे जब इसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, सिकंदर के हम पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं और अब इसकी बहन पे ये मुश्किल वक्त आया है, इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। सिकंदर ने सख्ती से मना किया था, जो कुछ है इसकी बहन का है और वो नहीं चाहता कि इसके रिश्तेदार इसकी बहन पे हक जताएं। वो नरमी से इसे समझा रहे थे। जी बाबा जान, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, इसे मनाना मेरी जिम्मेदारी है। दादी, यज़दान बेटा, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो मोहब्बत से इसे समझाने लगे। यज़दान ने इस बात में सर हिला दिया। सुबह सुबह इसकी आंख खुली। इसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। वो खाली खाली निगाहों से सारे कमरे को देखने लगी। वो उठ के बैठ गई। इसने बेड की बैक से टेक लगा लिया। वो रोना नहीं चाहती थी, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही इसे सिकंदर याद आया तो वो अपने घुटनों पर सर रख के रोने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुला। आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। बेटा, आलिया बेगम ने नरमी से पूछा तो इसने निगाहें उठा के आलिया बेगम की तरफ देखा। आलिया बेगम चलते हुए इसके सामने आके बैठी तो वो आहिस्तगी से इनके करीब हो गई। इनकी गोद में अपना सर रख लिया। आंटी, इनके हाथ को इसने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे इसके पास कोई आखिरी सहारा हो। आंटी, मुझे डर लग रहा है, लाला मुझे क्यों छोड़ के चले गए हैं? वो फिर से रोने लगी। बेटा सब्र करो, मुझे लाला की कब्र पे जाना है। आंटी प्लीज, वो हिचकियों के साथ रोते हुए अभी भी बोल रही थी। इसे हल्का हल्का बुखार भी था। आलिया बेगम ने इसके हाथ पे बोसा दिया। नहीं मेरा बच्चा, रोना तो नहीं है, ऐसे परेशान नहीं होते। अभी मैं यज़दान को कहती हूँ, वो आपको लाला की कब्र पे ले जाएगा। आप कुछ पहले खा लो। नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज, मुझे लाला से मिलना है। वो बोलते हुए रो पड़ी थी। अच्छा ठीक है, बस आप रोना बंद करें। उसकी पेशानी पे बोसा दिया। फ्रेश हो जाओ, मैं वजीहा को कहती हूँ, वो आपको कपड़े दे जाती है। इसने इस बात में सर हिला दिया। वजीहा इसे ड्रेस वगैरह दे गई थी। इसने शॉवर लिया, हल्का हल्का इसे अभी भी बुखार था। वो बाहर आई। यज़दान ने इससे नरमी से पूछा, कैसी तबीयत है? इसने इस बात में सर हिला दिया। मुझे लाला के पास ले जाएं, मुझे उनकी कब्र पे जाना है। वो मुश्किल बोली थी। रोने की वजह से इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। यज़दान इसे लेकर चला गया। इसने जैसे ही कब्र को देखा, मिट्टी अभी भी गीली थी और गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई थीं। अगर बत्तियां जल रही थीं। आहिस्तगी से कब्र के पास बैठ गई थी। इसकी कब्र पे अपना कांपता हुआ हाथ रखा। ऐसे लाला, मुझे छोड़ के नहीं जाना था। आपको पता है, मेरे पास आपके सिवा कुछ भी नहीं था। मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जिंदगी, मेरी दुनिया, सब कुछ आप ही थे। आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? इसकी कब्र पे सर रखते हुए वो आंखें बंद कर गई। लाला, मुझे तो आपके सीने पे सर रख के सोने की आदत थी। आपके अलावा तो मैं किसी के पास भी नहीं ठहर सकती। लाला, मुझे भी आपके पास सोना है। मेरा दिल कर रहा है मैं भी आपके साथ इस मिट्टी में दफन हो जाऊं। वो इसकी कब्र पे सर रख के आंखें बंद किए हुए थी। वो आहिस्तगी से इसके पास बैठा। रायमा, इसने नरमी से रायमा का नाम पुकारा था। रायमा ने निगाहें उठा के सामने बैठे हुए यज़दान को देखा। चलें, चले जाएं, लाला से दूर ले जाना चाहते हैं आप मुझे? वो रोते हुए बोली। नहीं मेरा बच्चा, आपको दूर नहीं लेके जाना चाहता। आहिस्तगी इसके गाल पे हाथ रखते हुए इसके आंसू को साफ किया था। वो एकदम से रोते हुए इसके सीने से लग गई। मुझे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? मैं हूं ना आपके पास। मैं तो आपको अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। वो इसे दबोचे हुए बैठी थी। कभी भी नहीं जाऊंगा, बस रोना नहीं। न जाने कितनी देर तक वो इसकी पुश्त को सहलाता रहा। इसके बाद इसे घर लेके आ गया। 1 महीने तक तो वो ऐसे ही बीमार रही थी और वो ज़्यादातर वक्त इसके पास ही रहता था। इस दौरान आलिया बेगम ने और मोई साहब ने यज़दान के साथ इसके निकाह की बात की तो वो डर गई थी। इसे अजीब सा डर लग रहा था। वो कहने लगी, जैसा आप लोगों को ठीक लगेगा। सिकंदर लाला ने ऐसे बोला था तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो खामोशी से एतराफ़ कर चुकी थी और इन दोनों का बहुत सादगी से निकाह हो गया था। निकाह के बाद वो बहुत ज़्यादा वक्त दूर ही रहा करती थी। इसके पास नहीं आता था क्योंकि वो इसके पास आने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। बाकी सब कुछ वो बहुत अच्छी थी और सबके साथ अच्छी थी। आधी रात का वक्त था। वो आजकल मेडिकल की तैयारी कर रही थी। एंड राइट टेस्ट इसने देना था। एमडी कैट की तैयारी में वो कदर मगन थी
کہ इसे खाने पीने की भी होश नहीं होती थी। अभी भी आलिया बेगम ने यज़दान को बताया था कि तुम्हारी बेगम ने आज कुछ खाया पिया नहीं है। बेटा, खाना इसके लिए कमरे में लेते जाना। इसे देकर फिर जाके सो जाना, ठीक है? मम्मा, इसे नींद तो काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। आज वो काफ़ी दिनों बाद इसके कमरे में जा रहा था। बहुत कम इससे मुलाकात होती थी। जब इसने कुछ समझना होता था तब वो यज़दान के पास जाती थी। फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा झिझक पाई जाती थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वो किताबों में सर दिए बैठी हुई थी। इतनी कम रोशनी में गुड्डो, कौन पढ़ता है? इसने बाकी में कमरे की लाइट्स जला दी थी। लाला वो गलती से फिर से इसे लाला कह गई थी। आंखों में पड़ती थी रोशनी। मेरा बच्चा, इतनी कम रोशनी में कैसे पढ़ोगी? ये लो खाना खाओ। मम्मा ने बोला है आपने खाना भी नहीं खाया। बस वो एक दफ़ा स्टडी करके उठती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से नहीं उठी थी। अच्छा चलो खाना खाओ। ये कहते हुए वो इसके सामने खाना रख गया था। आप अपने दोस्तों से खिला दें और अपने हाथों से खिला दें। इसने अजीब सी फरमाइश कर दी। वो इसे देखने लगा। इसके लबों पे एक नरम सी मुस्कुराहट बिखर गई। ज़रूर, ये कहते हुए वो इसे खाना खिलाने लगा था, लेकिन इसका अभी भी सारा ध्यान किताबों की तरफ ही था। यज़दान ने निवाला इसके मुंह के आगे किया था, इसे खिलाने लगा था, लेकिन अगले लम्हे वो निवाला पीछे पीछे करने लगा। वो खाने के लिए जैसे ही आगे हो रही थी, यज़दान ने एकदम से अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए। इसने मुस्कुराते हुए निगाहें उठा के यज़दान की तरफ देखा। इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। यज़दान अजीब निगाहों से इसे देखने लगा था। क्या हो गया? खाना खिलाए ना? इसके हाथ से पकड़ के इसने निवाला अपने मुंह में डाला और न जाने क्यों खूंखार निगाहों से बस इसे देखे जा रहा था। क्या ऐसे देख रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए गोया हुई थी। देख रहा हूँ आप कितनी खूबसूरत हैं और मुकम्मल तौर पर मेरी हैं। ये कहते हुए वो खाना साइड पे करता हुआ एकदम से खींच के इसे अपने करीब कर गया था। वो घबरा गई। इसकी बदलती हुई नीयत से इसे डर सा लगने लगा था। आप ये क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज़ में गोया हुई। इसकी बात सुन के वो मुस्कुराया था। मोहब्बत कर रहा हूँ, ये कहते हुए खींच के इसे अपने बाहों में भरते हुए इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर दिया था। वो खुद नहीं जानता था कि अचानक से इसे क्या हो गया है। यज़दान, आप क्या कर रहे हैं? वो डरते हुए बोली थी। अगले ही लम्हे वो यज़दान के लम्स को महसूस करते हुए शिद्दत से इसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच गई थी। इसके ऊपर झुकता हुआ वो मुसलसल इसे अपनी मोहब्बत से आशनास करवा रहा था। तुम्हें पता है, मैं जब से तुम्हें देखता हूँ मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लग जाती है। मैं खुद नहीं जानता कब, कैसे तुम मुझे इतनी ज़्यादा हसीन लगने लग गई हो। इसके एक एक नक्श को बगौर देख रहा था। अच्छा, ऐसी बात है, मैं आपको हसीन लगने लगी हूँ? वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हसीन लगने लगी हैं। ये कहते हुए बिल्कुल इसके करीब हो गया था। मैं चाहता हूँ कि अब आप मज़ीद ना तड़पाएं और मुझे मेरा हक दे दें। ये कहते हुए वो इसके एक एक नक्श को फिर से देखने लगा था। इसे अपने लबों से छूने लगा। प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, आप दूर रहे ना। इसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वो दूर नहीं हुआ। जैसे जैसे यज़दान की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगीं, इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। यज़दान, वो रोते हुए यज़दान को खुद से दूर करने की कोशिश कर लगी। जैसे ही यज़दान इसकी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अरे अरे मेरी जान, रोने क्यों लग गई हो? यज़दान मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ तो इससे कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़, मुझसे दूर हो जाएं, मेरे पास आने की कोशिश मत करें। वो हिचकियों के साथ रोते हुए गोया हुई थी। अरे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं रोना, मजाक कर रहा था। ये लो खाना खाओ, शाबाश। इसके सामने खाना रखते हुए बोला तो वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, बहुत बुरे हो आप, मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको पता है आपने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया। अरे, मैंने डरा दिया? तुम्हारे साथ मजाक लगा हुआ था। वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ तो वो अपनी निगाहें झुका गई थी। शाबाश, ये लो खाना खाओ। वो दोबारा से इसे खाना खिलाने लगा था। मैं खुद खा लूंगी, आप जाए ना, आप यहाँ से चले जाएं। अरे, तुम मेरी बीवी हो, इसके बावजूद इतना ज़्यादा क्यों मुझसे खौफ खाती हो? बताओ मुझे। मैं बस वैसे लगा हुआ था। वादा करें आप दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। भाई, ये तो बहुत जुल्म हुआ ना कि आप वादा ले रही हैं कि मैं वादा करूं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। हाँ, आपको पता है ना, मुझे ऐसे डर लगता है। मुझे अभी स्टडी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है।
مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ اب ڈری تو بہت برا پیش آؤں گا۔ آپ کو پتا ہے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کون سا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے بچہ پیدا کر کے دیں۔ ابھی آپ کی اسٹڈی رہتی ہے تو میں ایسا آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ نرمی سے اسے محبت سے سمجھانے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ اس طرح راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا بہت شدت سے جی چاہ رہا تھا، اس کی قربت کو، اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، کچھ لمحے خود کو سکون دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جیسے اس سے دور بھاگتی تھی اسے بہت زیادہ ڈر سا لگنے لگا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ میں اس سے بہت دور چلی جائے۔ ان دونوں کے درمیان عمروں کا فرق بھی تھا۔ کبھی کبھی اسے یہ بھی لگنے لگ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسے کسی اور سے محبت ہو جائے، وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ تو اسے بچپن سے محبت کرتا تھا، اسے ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ جب وہ بہت چھوٹی سی تھی تب سے اسے دل میں بسایا ہوا تھا۔ یہ کیا تم ہر وقت کتابوں میں گھس جاتی ہو؟ اٹھو بھائی، چلو آ جاؤ، ہم سب لوگوں کا باہر جانے کا دل اراد کر رہا ہے۔ بابا جان کے ساتھ اٹھو، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں یار، میرا کل ٹیسٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، مجھے نہیں آنا۔ وہ ساری کزنس اسے بلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں مگر وہ جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اٹھو نا۔ ایک کزن نے کتابیں لے کے سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ چلو شاباش، وہ اسے لے کے باہر گھمانے پھرانے آ گئی تھی۔ رات آتے آتے بھی کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ صبح 3 بجے بھی کتابوں میں گھسی ہوئی تھی۔ 3 سے 4 ہو گئے۔ اسے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی لیکن وہ اپنی اسٹڈی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی وہ واپس کمرے میں آیا تو بے ساختہ ہی یزدان کی نگاہیں رائما کے کمرے کی طرف گئیں۔ کمرے کی لائٹ چل رہی تھی تو وہ اس کے کمرے کی طرف آیا، آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی ساری کتابیں بیڈ پہ بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں پہ طے پڑا ہوا تھا کمبل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ رات کو سوئی نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ جائے نماز پہ سجدے میں ہی سو رہی تھی۔ وہ ایک ہی قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے سیدھا کرتے ہوئے نیچے قالین پہ بیٹھ کر اس کی سر کو اپنی گود میں رکھتا اس کے گال کو سہلایا تھا، جھک کر اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں پہ کیوں سو رہی ہو؟ اٹھ جاؤ نا۔ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے اس کی گود میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ بے ہوشوں کی طرح سو رہی تھی، پوری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس سے تو ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا ہے۔ رائما، اس نے نرمی سے رائما کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے بازو میں اٹھاتے ہوئے لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے سائڈوں سے ساری کتابیں اٹھا کے اس نے سائڈ پر رکھی اور اس کے اوپر کمبل سیٹ کرنے لگا تھا۔ شاید رائما کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ ہلکا ہلکا لرز بھی رہی تھی۔ رائما، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تھا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ میں آپ کے پاس ہوں۔ آہستگی سے اسے بیڈ پہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹتا اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا تھا۔ زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے ہوئے گویا ہوا۔ لالا، بہت بخار ہو رہا ہے، وہ اونگتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میں آپ کے پاس ہوں میری جان، وہ محبت سے بولا تھا۔ اب وہ ننھی سی جان کب اس کی زندگی بن گئی تھی وہ خود نہیں جانتا تھا۔ صبح ہونے تک وہ اس کی پیشانی پہ بوسے دیتا رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ صبح اٹھ کے وہ باہر آئے ہوئے ملازمہ کو اس کا ناشتہ لانے کا بولا، اس کے لیے میڈیسن لے کے کمرے میں آیا۔ رائما، آنکھیں کھولو۔ رائما نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یزدان، وہ میرا ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ کے کالج میں بات کر لی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، واپس لیٹ جائیں۔ اتنا تیز بخار ہے اور آپ کو ٹیسٹ کی پڑی ہوئی ہے، پلیز مجھے جانا ہے نا، وہ بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی ضروری ٹیسٹ نہیں ہے، بس خاموشی سے پیچھے ہو کے لیٹ جاؤ۔ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دبانے لگا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ 2 دن تک اس کی طبیعت کافی زیادہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس دوران جو اس نے یزدان کا روپ دیکھا تھا اس کے بعد تو وہ یزدان سے بہت زیادہ دور دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ساری کزنس کے ساتھ بیٹھی لوڈو کھیل رہی تھی جب وہ بار بار اسے چھیڑ رہی تھی۔ یزدان لالا، تو اب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیوں بیچارے لالا سے اتنا زیادہ دور بھاگتی ہو؟ وہ کہنے لگی، کیا ہے بھائی تم لوگوں کو،
کیوں تم لوگ مجھے چھیڑتی ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کام کرو، یزدان کے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ بہت زیادہ تمہاری وجہ سے کل رات بھی میں نے ان کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کے وہ غصہ ہو گئی تھی۔ تم لوگ بہت بری ہو، ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی ہو۔ ہاں دیکھو، میں جا رہی ہوں یزدان کے کمرے میں، یہ کہتے ہوئے وہ منہ بناتے ہوئے یزدان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس سے پچھلے دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ یزدان اس کے ساتھ ناراض ہے۔ اس وجہ سے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی اور آ کے اس کے بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ یزدان کو اچانک اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یزدان نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا اور ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ اتنی رات کو تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس نے یزدان کو دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں بالکل ہوں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے بہت زیادہ دور بھاگتی ہیں۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوا کریں، 2 دن سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ آپ سب کو پتہ ہے سب مجھے اتنا تنگ کرتی ہیں، بس آج کے بعد میں آپ کے کمرے میں رہوں گی۔ مجھے رخصت کر کے اپنے پاس لے آئیں، اپنے قریب رکھ لینا۔ جب میں آپ کے آس پاس رہتی ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سے دور جاتی ہوں تو میں بیمار ہو جاتی ہوں۔ میرا اب اسٹڈی کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، بس میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں۔ جب آپ سے دور ہوتی ہوں رات کو میرا دل اتنا بے چین ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے بس میں اٹھ کے کسی طرح آپ کے پاس آ جاؤں۔ وہ اپنے جذبات، اپنی فیلنگز اسے بتا رہی تھی اور اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جتنی محبت وہ اس سے کرتا تھا اتنی ہی زیادہ محبت وہ بھی اس سے کرتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق تو نہیں کر رہی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرنا ہے؟ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بیبی ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تو اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی، کیونکہ ابھی آپ کی اسٹڈی جاری ہے۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں، مجھے چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ آج خود چل کے اپنے قدموں پہ اس کے پاس آئی تھی، اس کے قریب آئی تھی، اپنا آپ اس کے حوالے کر رہی تھی، لیکن یزدان کو اپنے آپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف دے، اس وجہ سے وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مگر وہ بالکل اس کے قریب رہتی، آہستگی سے اس کے گال کو سہلانے لگی تھی، اس کے بیئرڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبھی اس کی مونچھوں کو چھیڑنے لگ جاتی، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بالکل اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تو وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک عجیب سکون تھا جو اسے مل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بس اسے محسوس کر رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اس کے اوپر وہ اپنی محبت کی بارش کرنے لگا تھا، اسے ہمیشہ اپنا بنا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کر دیے، وہ دونوں جیسے گویا ہوش میں نہیں تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی چھن کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ سو رہی تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، کاجل اس کا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کب سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے نہ ہٹیں۔ وہ جانتا تھا اس نے نہ تو کوئی غلط کیا ہے اور نہ ہی کوئی غلط قدم اٹھایا ہے۔ اور جو رائما، وہ نرمی سے رائما کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ رائما نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس کا دماغ کچھ بیدار ہوا تھا، رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یزدان،
اس نے کانپتی ہوئی آواز میں یزدان کا نام پکارا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ یزدان! اس نے ایک دم سے یزدان کو دبوچ لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگ کر بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ یزدان پریشان ہو گیا اور اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ آپ بتائیں مجھے شاباش، کیا ہوا ہے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ارے کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولا۔ پتہ نہیں کس سے ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ لالا کی قبر پہ لے جائیں، مجھے سکندر لالا کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ چلیں شاباش، اپنے روم میں جائیں، شاور لے کے فریش ہو کے نیچے آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اپنی شال اٹھاتی ہوئی اپنے گرد لپیٹتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ آ کے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے اسے اس کے وجود پہ ہلکا گرم پانی پڑا تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ رات، اس کی محبت، اس کا قریب آنا، سب کچھ وہ ایک دفعہ پھر سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جیسے جیسے پانی کے قطرے اس کے اوپر گر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے لمس کو اپنے اوپر سے ہٹا رہی ہو۔ ایک دم سے اس نے شاور بند کر دیا تھا۔ لبوں پہ مزید گہری مسکراہٹ بکھری۔ اس وقت وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں اتنا زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی، سیدھا نیچے آئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ قبرستان آ گئی۔ وہ ہر دوسرے دن قبرستان آتی رہتی تھی، مگر آج وہ کافی دنوں بعد آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ پریشان سی تھی۔ وہ آہستگی سے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی، قبر کے پاس قبر کی مٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جو اس کی گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا سر اس کی قبر پر رکھ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بھیا، آپ مجھے صحیح انسان کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ میں نے ماما پاپا کو کھونے کے بعد کبھی ان کی کمی کو محسوس نہیں کیا جیسے میں آپ کی کمی کو محسوس کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ رائمہ! یزدان نے نرمی سے رائمہ کا نام پکارا۔ رائمہ نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جی؟ وہ مسکراتے ہوئے یزدان کو دیکھنے لگی تھی۔ چلیں جی، چلتے ہیں۔ وہ ٹھیک تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ یزدان کے قریب آئی، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ یزدان، مجھے سنبھالنے کے لیے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی سنبھل نہ پاتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ یزدان کے قریب ہوئی، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ یزدان نے اس کے گرد نرمی سے بازوؤں کا حصار قائم کر لیا اور مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وقت گزرنے لگا، اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی، وہ ڈاکٹر بن چکی تھی، اور اب سب یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کی رخصتی ہو جانی چاہیے، تم لوگوں کی رخصتی۔ مگر وہ دونوں یہ جانتے تھے کہ نہ کہ رخصتی تو اب ایک نام ہے، رخصتی ہی رہ گئی ہے، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جتنا قریب چلے گئے تھے، اس کے بعد انہیں نہیں لگتا تھا کہ رخصتی کی ضرورت پڑے گی۔ مگر پھر بھی گھر میں شادی کی تیاریاں ہوئیں اور وہ لمحہ بھی آ گیا۔ آج وہ مکمل طور پر دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور آج وہ ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ سامنے بیڈ پہ نہیں بیٹھی تھی، بلکہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آتا ہوا پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا، اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکاتا ہوا بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اب آپ کی محبت میں، آپ کی قربت میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہوں، وہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ آہستگی سے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ہلکے سے اس کی نوز پن اتاری تو وہ جگہ اس کی بالکل لال ہوئی پڑی تھی۔ وہاں پہ اپنے رب رکھ دیے تو وہ مسکرا دی تھی۔ اتنی بھاری بھرکم جیولری، تم مجھے سادگی میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی جیولری کو اتارنے لگا تھا۔ وہ بھی کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلے لمحے وہ بالکل ایک ایک قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھ کر ایڑیاں اٹھاتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گئی۔ بہت شکریہ مجھے اتنی زیادہ محبت دینے کے لیے، مجھے اتنی اپنائیت دینے کے لیے۔ آپ کو بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے قبول کرنے کے لیے۔
ویسے تو رخصتی کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آپ پہلے ہی مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے اس کی روح تک میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود کو مکمل محسوس کر رہے تھے۔